केमिस्ट्री बाय एपी सर में मैं अरविंद पवार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, लॉकडाउन के प्रारंभिक दौर से ही हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर दी थी, पर अब आपसे मुलाकात और रूबरू होने के लिए हम YouTube पे भी अपना चैनल जो केमिस्ट्री बाय एपी सर बनाया है, जिसमें आपसे मिलते रहेंगे भी। वीडियो समाप्त होने के बाद आपसे आशा करते हैं हमें साथियों द्वारा उचित सुझाव मिले और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं जो टॉपिक आपके सामने डिस्कशन करूंगा वो डिस्कशन पैटर्न अपन 12th के बारे में डिस्कशन करेंगे सारा का सारा। पर अभी हमने 11th और 12th के अंदर जो केमिस्ट्री हमने जो पढ़ी है वो मैं आपके सामने, या 12th के अंदर जो पैटर्न रहेगा वो आपके सामने मैं बताऊंगा। देखिए भी यहाँ सबसे पहले यहाँ हम बात करें 11th के अंदर। 11th के अंदर जो केमिस्ट्री के जो चैप्टर थे वो यहाँ पर दो चैप्टर के अंदर दे रखे थे, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, 11th के अंदर जो चैप्टर नंबर 12 था वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें था सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। और चैप्टर नंबर जो 13 था वो था यहां पर हाइड्रोकार्बन। ये दो चैप्टर थे हमारे। पहला तो था यहां पर कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, और दूसरी बात करें हाइड्रोकार्बन। ये दो कार्बनिक रसायन के हमारे पास क्या थे, यहाँ पर दो चैप्टर थे। और बाकी जो कार्बनिक रसायन से संबंधित है वो इनमें हमारे पास पूर्ण रूप से, अगर आप आईआईटी की बात करो एंड जेई की बात करो, नीट की बात करो, तो बेसिक प्रिंसिपल्स का जो भी पोर्शन है वो 11th क्लास के अंदर दे दिया। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या कंपाउंड होते हैं, कार्बन यौगिक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, क्या किस किस प्रकृति के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले होते हैं, बंद श्रृंखला वाले होते हैं, कैसी अभिक्रिया होती है, यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है। तो ये जो सिद्धांत वगैरह है ये अपने चैप्टर नंबर 12 के अंदर, क्या क्रियात्मक समूह होता है। अब चैप्टर नंबर जो 13 था उसके अंदर था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर के अंदर अपने पास तीन कंसेप्ट थे। तीन जो एलिमेंटिक नेचर के लिए बात करें तो पहला था यहां पर एल्केन, दूसरा था यहां पर एल्कीन, तीसरा था यहां पर एल्काइन। क्या होते हैं एल्कीन, क्या होते हैं एल्कीन, क्या होते हैं एल्काइन, ये सारा डिस्कशन ये हमारे हाइड्रोकार्बन वाले में था। क्या होता प्लस आई प्रभाव, क्या होता माइनस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है, अनुनाद प्रभाव क्या है। और जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस अभिक्रिया के अंदर क्या होते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। ये सारा डिस्कशन हमारा था। प्रेरणिक प्रभाव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है, अनुनाद प्रभाव है, और किसी अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती। टोटल टाइप्स ऑफ 6 टाइप ऑफ क्या होते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं किसी अभिक्रिया संपन्न होने के लिए। वो क्या, कार्बोधनायन, कार्बोकेटायन बोला जाता है इन्हें, कार्बोधनायन, कार्बनिनायन, कार्बनिनायन, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक के बाद हम बात करें कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन या एराइन भी कहते हैं। हाँ, आप कहोगे कि सर बेंजाइन और एराइन आप बता रहे हो, ये तो नहीं है, पर ये मध्यवर्ती होता है बेंजाइन और एराइन, कि जब बेंजीन से दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो बनता है बेंजाइन, इसे बेंजाइन कहते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर आप जैसे 12th पास आउट होने के बाद फर्स्ट ईयर में जाओगे तो उसमें ये मध्यवर्ती दे रखा है फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं किसी अभिक्रिया में। तो ये क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, ये कौन सा स्थायी होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, क्यों स्थायी होता है, क्यों क्रियाशील होता है, ये सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने ये पढ़ा है, क्या होते हैं प्रेरणिक प्रभाव वगैरह के बारे में। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 13
चैप्टर नंबर 30 में हमने एक पढ़ लिया कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो और ये तो बात होगी ओपन चेन के लिए। अगर साइक्लिक चेन के लिए अगर बात करें तो वो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो एल्कीन, हमने कह रखा है कि कार्बन और कार्बन में जब एकल बंध हो तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर एल्केन कहा जाता है। जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर एल्किन कहा जाता है। और जब कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं उसे, अपन एल्काइन कहते हैं। अब अपन जनरल फॉर्मूला की बात करें कि एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्किन का ये अपन ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। अभी जो सिलेबस चल रहा है 10th क्लास का, उसके अंदर इनका डिस्कशन दे रखा है। तो एल्किन, एल्किन का सामान्य सूत्र अगर बात करें तो CnH2n+2। अगर एल्किन का बात करें तो CnH2n, और अगर एल्काइन की बात की जाए तो CnH2n माइनस का क्या होता है 2। ये इनका जनरल सूत्र होता है, अन लगाकर अपन यौगिक बना सकते हैं इनका। और एक बात और कि एरोमेटिक या एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको एक बात बताऊं, सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक होता है वो होता है मीथेन। मीथेन की जनरल केमिस्ट्री पे अपन ने मीथेन की बात की कि मीथेन होता है यहाँ पर चतुर्संयोजी, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कार्बन के 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, चतुर्संयोजी होता है। 2 बंधों के मध्य इसके जो कोण होता है वो 109.28 मिनट का इसका कोण होता है यहाँ पर। और ये इसके अंदर बंद कोण हो गया यहाँ पर। इसकी जो आकृति होती है वो संकर्ण sp3 होने के कारण आकृति इसकी क्या होती है, चतुष्फलकीय है। ये सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक है। अब देखो यहाँ पर फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जाए तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल काम में लिया जाता है बेंजीन। बेंजीन 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 का जनरल फॉर्मूला होता है C6H6, इसे बेंजीन कहते हैं। बेंजीन के अंदर यहां पर हम बात करें, इसका भी सिंपल फॉर्मूला है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n-6। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। बेंजीन के जो सजातीय यौगिक बनते हैं जैसे नेप्थलीन है, जैसे एंथ्रेसीन है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, इस सूत्र को अप्लाई करके आप उनके सजातीय यौगिक जैसे ये बना सकते हो। जैसे ये यहाँ पर क्या हो गया, नेप्थलीन, नेप्थलीन के अंदर 2 वलय होती है, फिर एंथ्रेसीन वगैरह, ये इसके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैं। तो अपन ने चैप्टर नंबर जो 13 है उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपन को केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी। और अब जो यहाँ पर हम बात करें 12th क्लास के अनुसार, 12th क्लास के अंदर जो सिलेबस है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन वर्ग 17 के तत्व होते हैं, क्योंकि ये तत्व हैं धातु के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं अक्ष द्वारा। और ये जब हाइड्रोकार्बन जैसे एलिफेटिक, जैसे एरोमेटिक के साथ जुड़कर क्या करते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव बनाते हैं। नंबर 2 चैप्टर की हम डिस्कशन करें तो ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप containing ऑक्सीजन पार्ट फर्स्ट। जो चैप्टर नंबर 11 है वो ये है कि कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह होता है कि कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समूह उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट सेकेंड।
मतलब बार वैसे बोले तो 11वां और 12वां, ये अपन यहाँ बात करें, ये दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक भाग फर्स्ट, और दूसरा हो गया ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक भाग सेकेंड। नंबर 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, ये चैप्टर नंबर 4 है। तो यहां पर हमें मुख्य रूप से यह है, वैसे तो इसमें आगे जैसे पॉलीमर के चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री एथेरियम रसायन बड़ा टॉपिक है, और इसके बाद अगर बात करें डेली लाइफ इन केमिस्ट्री दैनिक जीवन में रसायन है। मुख्य रूप से ये 4 चैप्टर हैं यहाँ पर, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले हेलोजन डेरिवेटिव। इस चैप्टर के अंदर देखो, आज जो हम पढ़ रहे हैं उस क्लास में हमने देखेंगे चैप्टर में थीम क्या है, चैप्टर के अंदर क्या क्या पोर्शन डाला हुआ है। तो यहाँ पर वो है इस चैप्टर के अंदर कि हेलोजन लगाने के बाद कौन कौन से क्रियात्मक समूह बनते हैं। तो यहाँ पर पहला हो गया, यहाँ पर इसमें हमें पढ़ना है वो है जैसे आरएक्स को एल्किल हैलाइड बोलते हैं, तो मोनो एल्किल हैलाइड अर्थात एल्किल समूह है जिसके अंदर हेलोजन एटम क्या हो, केवल क्या हो, एक हो। यहां पर दूसरा डाई हेलाइड कह देते हैं, और भी बेहतर रहेगा इसके अंदर कि इस चैप्टर के अंदर अपन इसका वर्गीकरण करें कि हेलोजन एटम कंटेनिंग, मतलब एक हेलोजन लगा है तो मोनो हेलाइड। इस चैप्टर में हम कह देंगे कि हमें पढ़ना मोनो हेलाइड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका आईयूपीएसी नामकरण हमें पढ़ना। उसके बाद हमें पढ़ना उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाएं। इनमें रासायनिक अभिक्रियाओं में अपन को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन, विलोपन अभिक्रिया, धातुओं के साथ क्रिया और अपचयन। तो मोनो हेलाइड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनके रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है। बी डाई हेलाइड। देखो बात करें डाई हेलाइड की, तो जब कार्बन की जो पूरी श्रृंखला में अगर 2 हेलोजन लगे होते हैं तो वो डाई हेलाइड। इसमें हमें जेम डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनके उपयोग है, वो हमें डिस्कशन करना। नंबर 3 जो पोर्शन है वो हमें पढ़ना है, सी पॉइंट, वो है ट्राई हेलाइड। ट्राई हेलाइड क्या होते हैं, ट्राई हेलाइड, तो बच्चों ट्राई हेलाइड जब कार्बन के साथ 3 हेलोजन एटम जुड़े हो, कार्बन की चेन में 3 हेलोजन एटम हो, जिसे हम हेलोफोरम अभिक्रिया के तहत बनाते हैं, CH3। इसके अंदर हमें 2 पॉइंट पढ़ना, एक तो क्लोरोफोरम और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोडोफोरम। एक क्लोरोफोरम पढ़ना और दूसरा आयोडोफोरम पढ़ना। क्या होता है, कैसे बनता है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। फिर है यहाँ पर नंबर डी पोर्शन, टेट्रा हेलाइड। टेट्रा हेलाइड के अंदर जैसे CCl4 दे रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, कैसे बनता है। तो अपन कह सकते हैं एक पोर्शन तो ये हो गया यहां पर। दूसरा पोर्शन है जो हमें पढ़ना एरिल हैलाइड का। यहां जो हमने पढ़ा है वो कार्बन की ओपन चेन में हेलोजन लगा है, यहां जो है बेंजीन वलय के साथ हेलोजन है। इसके आईयूपीएसी नामकरण, इनके बनाने की विधियां, इनके भौतिक गुणधर्म, इनके रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सेकंड पोर्शन ये हमें पढ़ना। थर्ड पोर्शन है इसके अंदर फ्रियोन। फ्रियोन प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। यहां पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का नाम आपने कई बार सुना है, जो अपने रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में आती है। तो फ्रियोन की हमें केमिस्ट्री पढ़नी है कि फ्रियोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका नामकरण हो रहा है। इनका नामकरण कुछ स्पेसिफिक नामकरण होता है यहाँ पर, जिसकी पद्धति रहती है फ्रियोन XYZ के अनुसार इसका क्या किया जाता है, यहाँ पर नामकरण किया जाता है, फ्रियोन XYZ। नंबर 4 पॉइंट है वो है DDT एंड BHC। DDT
पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन क्या होता है, कैसे बनता है, कीटनाशी प्रवृत्ति होती है। BHC कीटनाशी प्रवृत्ति है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड की हमें DDT और BHC की हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। तो ये हमारा जो टॉपिक रहेगा मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई, टेट्रा हैलाइड, एरिल हैलाइड, फ्रेऑन, DDT, BHC, ये हमें चैप्टर नंबर 1 अर्थात चैप्टर नंबर 10 आपकी बुक का वो हमें हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है अपन हेलोजन डेरिवेटिव से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें। तो यहां पर हम बात करें चैप्टर सेकंड, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बच्चों क्या है कि चैप्टर नंबर 2 में लिखा है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक भाग फर्स्ट। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक भाग फर्स्ट। बेटा भाग फर्स्ट और भाग सेकंड ये दो चैप्टर बना रखे हैं यहां पर। ये हो गया ऑक्सीजन, लिख देता हूं मैं वापस इसे, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक भाग सेकंड। तो ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह बनता है, इसमें भी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह बनता है। दोनों में अंतर क्या है, यहां जो है इसमें ऑक्सीजन एटम है वो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है, इसमें ऑक्सीजन एटम सिग्मा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, दोनों सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड कर देंगे। तो इस चैप्टर के अंदर एल्कोहल, ये OH हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। दूसरा वलय के ऊपर लग जाए तो इसे कहते हैं फिनॉल। अर्थात इस चैप्टर के अंदर हमें एल्कोहल, फिनॉल और थर्ड हम बात करें कि एल्कोहल के संघनन से बनते हैं और अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा भी हम बना सकते हैं, वो है यहां पर ईथर। तो चैप्टर नंबर 2 में ऑक्सीजन सिग्मा बंध द्वारा जुड़ा है यहां पर। इसके अंदर यहां पर हम बात करें सिंगल बॉन्ड हो गया, इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड है यहां पर, तो यहां बंध के गुण पाया जाता है। तो यहां पर हम बात करें ये कार्बन के सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा, ये कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा ऑक्सीजन एटम। अब सुनो इसके अंदर हम क्या करें बात। तो भाग सेकंड के अंदर, भाग सेकंड C डबल बॉन्ड O को कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें कार्बोनिल यौगिक के बारे में पढ़ना है। कार्बोनिल यौगिक बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये CHO, जब इसकी एक फ्री वैलेंसी अगर H द्वारा संतुलित हो रही है, एक और H है C डबल बॉन्ड O के, तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। अर्थात इस चैप्टर में हमें एक क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड की स्टडी पढ़नी है, केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड के दोनों फ्री वैलेंसी है वो यदि कार्बन द्वारा हो रही है तो इसे कहा जाता है कीटोन। अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एल्डिहाइड और एक होता है यहाँ पर कीटोन। अब एक तो इस चैप्टर के अंदर एक तो हमें इसमें एल्डिहाइड पढ़ना, एक पढ़ना कीटोन। नंबर जो 3 है वो हम बात करें कि कार्बोनिल यौगिक के डेरिवेटिव होते हैं, ये हेडिंग बना देता हूं। कार्बोनिल यौगिक के डेरिवेटिव होते हैं व्युत्पन्न। कार्बोनिल कंपाउंड तो दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। यदि C डबल बॉन्ड O के इधर यदि OH लग जाता है, अगर इसकी वैलेंसी H द्वारा होती है तो एल्डिहाइड, अगर दोनों तरफ कार्बन हो गया तो कीटोन, अगर इसकी तरफ एक OH लग गया तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अर्थात COOH को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि C डबल बॉन्ड O
कि यदि अक्स लग गया तो इसे अम्ल हेलाइड कहते हैं, अर्थात इसे क्या कह दिया, एसिड हेलाइड। यदि अक्स लग गया तब इसे अम्ल हेलाइड कह दिया, और यदि CO और NH2 लग गया, तो अगर एमीन समूह लग गया तो इसे CONH2 को क्या बोलते हैं, सब कंबाइंड रूप में बोला मैंने, एमाइड कहते हैं। अर्थात ये जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों की क्या है, ये यहाँ पर व्युत्पन्न है। अगली बात, यदि C डबल बॉन्ड O के इधर एल्कोक्सी लग गया, OR को एल्कोक्सी कहते हैं, तो इसे बोला जाता है एस्टर। क्या कहते हैं इसे, एस्टर। यदि C डबल बॉन्ड O के इधर OCO और R लग गया, अर्थात ये लग गया RCOO इस फ्री संयोजकता की तरह, तो इसे क्या कहा जाता है यहाँ पर, एनहाइड्राइड। अर्थात कार्बोनिल यौगिक तो भैया दो प्रकार के, एल्डिहाइड और कीटोन, और बाकी इनके व्युत्पन्न होते हैं। अगर C डबल बॉन्ड O के एक और संयोजकता OH द्वारा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर H द्वारा तो अम्ल हेलाइड, और NH2 द्वारा तो एमाइड कहते हैं, और OR लग गया तो एस्टर। ये COOR की पहचान, ये किसकी पहचान है, एस्टर की पहचान है। और अगर OCO और R लग गया तो इसे क्या कहा जाता है, एनहाइड्राइड। तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, एक तो पढ़ना है एल्डिहाइड, क्या होता है, कैसे बनता है, क्या भौतिक गुणधर्म है। नंबर 2, एक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कीटोन, एक एल्डिहाइड और एक हो गया कीटोन, और एक हमें पढ़ना है कार्बोनिल यौगिक का व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक एसिड। जी, ये 3 पोर्शन हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। अब देखो यहां पर हम बात करें ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक भाग सेकंड में, तो ये हो गया। फर्स्ट में आ गया था एल्कोहल, फिनोल और इथर आ गया था। देखो उसमें ऑक्सीजन था, पर वो भाग फर्स्ट बना दिया एल्कोहल, फिनोल, इथर को, इसमें ही ऑक्सीजन है, इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भाग क्या हो गया, सेकंड। नंबर 4 चैप्टर है। 4 नंबर चैप्टर जो डिस्कशन हमें करना है वो आप समझना, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटम से जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं, तो यहां पर नंबर 4 लिख दिया, 13वां चैप्टर आपकी बुक का, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले हैं कार्बनिक यौगिक। लो जी, अब हम बात करेंगे कि जैसे हेलोजन, जैसे ऑक्सीजन के पार्ट बनाए थे, वैसे नाइट्रोजन भी क्या करता है, क्रियात्मक समूह बनाता है। अब हम बात करें यहां पर नाइट्रोजन से कौन कौन से क्रियात्मक समूह बनते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाइट्रोजन का यौगिक, तो अमोनिया। तो यहां पर ये NH3 से यदि यहां पर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम निकल जाते हैं और वहां अगर कार्बन आ जाए तो बनता है एमीन। अर्थात यहां पर हम बात करें कि जैसे एक हाइड्रोजन हटा है और एक एल्किल जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, यहां पर RNH2, ये एमीन हो गया, 1 डिग्री ऑफ एमीन। और अगर तीनों ही हाइड्रोजन निकल गए और 3 एल्किल आ गए, तो ये N R R R और ये 3 डिग्री ऑफ एमीन। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या डिस्कशन करना है वो समझना। एक तो हमें पढ़ना है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक में, एक तो हमें पढ़ना है एमीन की स्टडी, एमीन NH2, यहां पर एमाइन या एमीन बोलते हैं। दूसरा आपको एक बात बता दूं, नाइट्रोजन को एक बीएससी पार्ट 3 के अंदर हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ती है। बीएससी पार्ट 3 के अंदर क्या पढ़ती है, एक हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, उसमें नाइट्रोजन को बोला जाता है एचा। तो यहां पर एक पॉइंट तो हमें पढ़ना है इसके अंदर एमीन। नंबर बी पॉइंट है वो हमें पढ़ने हैं डाई एचोनियम साल्ट, डाई एचोनियम लवण हमें पढ़ना है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और X माइनस, डाई एचोनियम लवण पढ़ना है। जैसे बेंजीन डाई एचोनियम लवण,
यहाँ पर नंबर 2 बात है, एक तो NH2 हो गया एमीन, NH2 1 डिग्री एमीन हो गया, हम 2 डिग्री एमीन भी पढ़ेंगे, 3 डिग्री एमीन भी पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एरोमेटिक एमीन भी हमें पढ़ेंगे। तो ये मैंने सारा इसमें ले लिया, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, और एलिफेटिक में 1 2 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सारे एमीन में आ गए। दूसरा डाइएथोनियम साल्ट। नंबर 3 अब आइडिया लगाइए आप कि नाइट्रोजन युक्त और क्रियात्मक समूह क्या बन सकता है। तो जब ये यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N अगर कार्बन से जुड़ा है तो इसमें हमें केमिस्ट्री पढ़नी है किसकी, साइनाइड यौगिक की। क्या पढ़ना है यहाँ पर, साइनाइड। पहचान होती है CN। नंबर 4 है वो है आइसोसाइनाइड। दोनों में अंतर क्या है कि आइसोसाइनाइड और CN ये साइनाइड है, दोनों बात एक है। अगर CN के कार्बन से कोई कार्बन की चेन जुड़ रही है, हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी, तो साइनाइड बोलते हैं। और यदि CN के नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा कार्बन के साथ तो उसे बोलते हैं यहाँ पर आइसोसाइनाइड। ये यहाँ पर आइसोसाइनाइड। नंबर 5 यहाँ पर यूरिया। इसमें अपने जो सिलेबस में एक टॉपिक और बढ़ा रखा है RBC के अंदर, यूरिया की पहचान आपको पता है, CONH2 को एमाइड कहा था। CONH2 इज कॉल्ड एमाइड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं CO की एक फ्री वैलेंसी है वो यदि NH2 समूह द्वारा कर देता हूं तो इसे बोला जाता है यूरिया। फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट के समावयवीकरण के द्वारा ये बना था। वॉर्लर ने इसका निर्माण किया था यहाँ पर, अर्थात इसको निर्माण जो किया है वॉर्लर द्वारा अकार्बनिक यौगिक द्वारा ये कार्बनिक यौगिक बना है। अर्थात एक यौगिक है अमोनियम साइनेट, NH4CnO, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। इसको क्या किया था यहाँ पर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि हीट किया था, गर्म किया था, तो इसका आइसोमराइजेशन हुआ, समावयवीकरण। अर्थात ये N2 है ना, ये देखो एक और ये दूसरा N, 4 H है ना, 2 H इधर लगे और 2 H इधर लगे, और ये C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं CO हो गया, इसे बोलते हैं यहाँ पर यूरिया। ये वर्क किया था वॉर्लर ने। और ये जो बनता है ना अमोनियम साइनेट, वो पता है कहां से प्राप्त होता है हमें, वो प्राप्त होता है जब अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर अमोनियम साइनेट। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यहाँ पर यूरिया। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट है वो है यहाँ पर नाइट्रो यौगिक, अर्थात नाइट्रो यौगिक। NO2, ये नाइट्रो कंपाउंड। तो यहां पर इसमें हमें एमीन, डाइएथोनियम साल्ट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यूरिया और नाइट्रो यौगिकों की हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। अभी क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। हाँ, मैटर थोड़ा लार्ज है। जैसे इसमें अपचयन की प्रक्रिया आती है, अलग अलग माध्यम में इसका अपचयन कराते हैं, विद्युत अपकरणीय अपचयन, क्षारीय माध्यम में अपचयन, उदासीन माध्यम में अपचयन, ध्यान रखना पड़ता है। यूरिया खाद के अंदर आपने नाम सुना भी होगा, यूरिया जल में डालने पर इसका अपघटन हो जाता है। यहाँ पर साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, डाइएथोनियम साल्ट है, एमीन है। तो इनकी हमें केमिस्ट्री पढ़नी है सबकी, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, भौतिक गुणधर्म क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या। अब यहाँ पर मैं अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं वो है यहाँ पर हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न। तो इसमें आप समझें कि वर्ग 17 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कहा जाता है, हेलोजन के तत्व कहते हैं। क्योंकि ये तत्व क्या करते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो बोलते हैं ना यहाँ पर, अरे बोला भी कई बार लूण डाली जो भी सब्जी में, तो क्या हुआ यहाँ पर NaCl एक क्या लवण। तो ये एलिमेंट है, हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं इसे। अरे आपने ग्रेजुएट की भाषा में बोला नहीं, कहाँ भी लूण मतलब लवण। तो ये यहाँ पर NaCl। तो वर्ग 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कहते हैं, हेलोजन
तत्व कहते हैं कि धातुओं के साथ क्रिया करके यहाँ पर लवणों का निर्माण करते हैं। जन का मतलब होता है निर्माण, जन का मतलब है सिंथेसिस, जन का मतलब होता है सिंथेसिस निर्माण, और हेलो का मतलब होता है लवण साल्ट। तो साल्ट फॉर्मेशन करते हैं और इसे इसका सिंबल हो गया एक्स, इसे एक्स द्वारा प्रदर्शित कर दिया। और यहाँ पर एक्स के साथ एक फ्री संयोजकता दर्शाते हैं, ये इसकी मुक्त संयोजकता हो गई जो अभी संतुलित होना बाकी है। अगली बात समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यह हाइड्रोकार्बन है, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मैंने उदाहरण ले लिया निम्न सदस्य मीथेन, ये CH4। तो मीथेन ले लिया या एल्केन बोल दूं, तो मीथेन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यदि कोई हेलोजन एटम आ जाता, मैं एक्स लिख देता हूं, और आपको पता है कि हेलोजन है, हेलोजन अपना हाइड्रोजन की परमाणुता होती है दो, अर्थात हेलोजन होता है अणु के रूप में अपना अस्तित्व रखता है। तो यहाँ अपन H2 से इसे प्रदर्शित करते हैं, तो एक H इस अक्ष को लेकर निकल जाएगा किस रूप में, हाइड्रोजन हेलाइड के रूप में या हाइड्रोहेलिक अम्ल के रूप में, और ये यहाँ पर लिख दिया CH3 और X। ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक हेलोजन व्युत्पन्न हो गया, हाइड्रोकार्बन हेलोजन के साथ जुड़ गया, इसे हम एल्किल हेलाइड भी कह देते हैं। और एल्किल समूह को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, अब कई बार नाम आता है एल्केन और एल्किल क्या होता है। देखो भाई, एल्किन और एल्किल में अंतर है। एल्किन ये कार्बन है चतुर्संयोजी और इसकी संयोजकता पूरी है। मैं CH4 को डायरेक्ट लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। यहां पर हम बात करें कि ये कार्बन चतुर्संयोजी है, अगर मैं इसकी एक हाइड्रोजन निष्कासित करता हूं, एक चला गया, तो इस कार्बन की संयोजकता एक क्या होगी, अपूर्ण होगी, अर्थात त्रिवैलेंसी है। अर्थात इसे बोला मैंने एल्केन, इसका नाम हो गया एल्कील, ये एल्किल। जैसे यहां पर इसका नाम है मेथेन, अब इसे मेथेन नहीं बोले, इसे बोले मेथिल, अर्थात वैलेंसी की अगर बात करें -1, ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एल्किल। यदि मैंने ये ले लिया CH3, इसे कहते हैं एथेन, अगर यहां से एक हाथ चला गया तो अब इसे एथेन नहीं, इसे बोलो आप एथिल। तो यहां पर हम इस एल्किल को समझाने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि कार्बन एक भी हो सकता है, कार्बन ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने यहां पर ये ले लिया एल्केन RH और ये ले लिया H2, तो ये यहां पर क्या बन गया RH और ये हो गया HX, इसे बोल दिया एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड। अभी मैंने उदाहरण लिया था इसका। अब यहां पर हम बात करें, ये तो हो गए इनके क्या नाम है, जनरल एल्किल हेलाइड। और यही अगर बेंजीन वाले हो, एरोमेटिक की बात करें, यहां से एक H और ये H2, ये H और X का एलिमिनेशन हो गया, और वलय के ऊपर जहां से X निकला है, H निकला है, वहां क्या जुड़ गया, X। तो वलय को बोलते हैं एरिल, एरोमेटिक नेचर की। और आपको पता है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा है, एरोमेटिक के लिए आवश्यक शर्तें पढ़ रखी है कि एरोमेटिक यौगिक वो होता है जो हक्कल नियम का पालन करे। एरोमेटिक यौगिक वो होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय विस्थानीकरण हो। एरोमेटिक यौगिक वो हो जो अनुनाद में भी क्या लेता हो, यहाँ पर भाग। ये बात वो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड्स करती है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एरिल हेलाइड, इसे एरिल हेलाइड कहते हैं। एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसके अंदर तो नाम ये लिख रखा है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये कॉमन नेम है एल्केन हेलाइड और एरिन हेलाइड। और अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इन्हें बोलते हैं हेलो एल्केन, और ये यहाँ पर हेलो और एरिन। आईयूपीएसी में नाम इसका होता है, ये हो गया हेलो एल्केन और ये हो गया हेलो और एरिन। ये इनका क्या है, यहाँ पर आईयूपीएसी के अंदर इनका अगर नोमेनक्लेचर करना चाहें तो यहाँ पर एरिल हेलाइड को हेलो एल्केन बोलते हैं, एल्किल हेलाइड को हेलो एल्केन बोलते हैं, और एरिल हेलाइड को हेलो एरिन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो एल्किल हेलाइड है
इनका सामान्य सूत्र, जैसे मैंने आपको बताया था, एल्केन CnH2+ होता है और एल्काइन CnH2- होता है, वैसे इनका सामान्य सूत्र है। इनका सामान्य सूत्र यहां पर होता है CnH2+1 और X। CnH2+1 और X यदि n इज इक्वल टू अगर 2 है तो C2H2 × 2+1 और ये X कोई भी ClBr हो सकता है, प्लस लगाना है तो यहां पर लिख दिया C2H5 और मैं X की जगह अगर Cl लगाता हूं तो ये Cl है, तो ये यहां पर क्या होगा, अगर इसको ओपन करके लिखे तो कार्बन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 5, तो 3 2 5 और एक Cl लगाएं, संतुलन है संयोजकता का। तो ये इनका सामान्य सूत्र है। 1 नंबर के प्रश्न के अनुसार पूछा भी जा सकता है कि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपको लिखना है CnH2+1 और X। अगली बात, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वो है यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, इनका वर्गीकरण पढ़ना है। देखो हैलोजन व्युत्पन्न का अगर वर्गीकरण करें, वर्गीकरण के अलग अलग आधार बना रखे हैं, अलग अलग आधार के अनुसार इनका क्या किया गया बच्चों साथियों, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में नंबर 1 है हैलोजन परमाणु के आधार पर। देखना भी बेस्ड ऑन हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणु के आधार पर। तो सुनो, यदि ये मैंने मान लिया, ये बात कर ली कि कार्बन के ओपन चेन है, ये फ्लोरीन लग गया, नंबर 2 ये क्लोरीन लग गया, नंबर 3 ये Br लग गया, नंबर 4 ये आयोडीन लग गया। एस्टेटिन रेडियोधर्मी तत्व, उसका हम कोई चर्चा नहीं करते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। और ये वलय के ऊपर यहां पर क्या लग गया, फ्लोरीन, ये वलय के ऊपर क्या लग गया, क्लोरीन, ये वलय के ऊपर क्या लग गया, ब्रोमीन, और ये वलय के ऊपर क्या लग गया, आयोडीन। हैलोजन परमाणु चेंज हो रहा है तो यौगिक भी चेंज हो रहा है, गुण भी चेंज हो रहे हैं। इसे बोलते हैं, यहां पर फ्लोरीन लगा है तो ये नाम हो गया एल्किल फ्लोराइड, इसका नाम हो गया एल्किल क्लोराइड, इसका नाम हो गया एल्किल ब्रोमाइड, और ये हो गया एल्किल आयोडाइड। इधर बात करें एरोमेटिक है तो एरोमेटिक को एरियल कह दिया मैंने, एरिल, ये हो गया फ्लोराइड, ये हो गया एरिल क्लोराइड, ये हो गया एरिल ब्रोमाइड, और ये एरिल आयोडाइड। तो दोस्तों यहां पर एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, इधर ये तो एलिवेटिक नेचर के, ये एरोमेटिक नेचर के, तो बेस्ड ऑन हैलोजन एटम चेंज हो रहा है यहां पर। नंबर 2 जो क्लासिफिकेशन है वो है नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मतलब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण की जो अगली क्लास है वो है यहां पर हैलोजन परमाणु। की संख्या के आधार पर हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम बात करें इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है वो समझना। देखो कार्बन की ये चेन है, अभी संयोजकता भी अपन को पता है चतुर्संयोजी है। ये अगर Cl एक हैलोजन लगा है, ये मैंने उदाहरण ले लिया CH3 CH2 और Cl, एक हैलोजन लगा है, 2 हैलोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि यदि कार्बन की जो चेन है उनमें एक हैलोजन लगा है तो इसे कहा जाता है मोनो एल्किल हैलाइड, या हम ये कह सकते हैं मोनो हेलो एल्केन।
मोनो एल्किन हैलाइड से बेहतर रहेगा मोनो हेलो एल्किन बोल दिया। अगर दो लगे यहां पर, दो हाइड्रोजन चले गए, दो हेलोजन लगे, तो ये डाई हैलाइड का उदाहरण है, तो डाई हेलो एल्किन बोल देते हैं इन्हें बोल दिया डाई हेलो एल्किन। और यदि अगर तीन हेलोजन लगे तो इन्हें बोल देंगे ट्राई हेलो एल्किन। तो इन्हें क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्किन। और यदि तीन से ज्यादा हो, जैसे आर सी एच एक्स और ये CH2 या CH एक्स एक्स, या यहां पर तीन ही हुए अभी तो ये एक्स, अगर तीन से ज्यादा हो तो हम पोली कर देते हैं इन्हें। तो ये यहां पर क्या हो गया? पोली हेलो एल्केन या पोली हेलाइड का उदाहरण, पोली हेलो एल्केन, पोली हेलाइड कहता हूं। अगली बात आप समझिए, अगर वलय पर एक हाइड्रोजन गया और एक हेलोजन लग गया तो मोनो हेलाइड का उदाहरण है, मोनो हेलोएरिन कह देते हैं। नाम लिख देता हूं, मोनो क्या कह दिया? हेलो और एरिन। अगर दो H निकल गए तो भाई क्या होगा? डाई हेलोएरिन। तीन निकल गए तो ट्राई हेलोएरिन। और अगर तीन से ज्यादा है तो नाम लिख देते हैं कि पोली हेलोएरिन। हाँ जी, अब आप एक बात समझना, मैंने क्या कहा? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें कहा मोनो हेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड, पोली हेलाइड, टेट्रा हेलाइड भी कर दो अगर चार है तो और वैसे ही अगर एक वलय पर एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एरिन, दो है तो डाई हेलो एरिन। तो ये जो वर्गीकरण किया था वो हमने किया था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार था। अब मैं यहां पर आपको एक दिमाग में नोट डलवाना चाहता हूं कि डाई जो हेलाइड है उसमें एक कंडीशन है जो अपने सिलेबस में इंगित है। वो क्या कंडीशन है वो समझना भी। यहां पर हमने नोट लगा दिया और लिख दिया इन केस ऑफ डाई हेलाइड। डाई हेलाइड के अंदर क्या बात है भी ध्यान रखना कि यहां पर RCH2 या CH और X, डाई हेलाइड को क्या किया है? चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, चार कैटेगरीज बनाई है इसकी अलग। वो कैटेगरीज क्या है वो आप वन बाय वन समझना। RCH2 CH और X, B RCH2 RCH और CH2X। नंबर C CH2 CH2X और नंबर जो चौथा पॉइंट है वो डी पॉइंट वो है CH2 सॉरी CH3 CHX CH2 और X। ये चारों पॉइंट आप एक बार देखना। पहले मैं बता रहा हूं, आपके दिमाग में डाल रहा हूं, डाई हेलाइड के केस के अंदर ये ध्यान रखना। आप देखो चारों में भिन्नता है। पहले वाले में क्या है? ये जो एल्किल हैलाइड है इनमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर है, राइट। नंबर दो, इनमें जो पहला हेलोजन है ना उसके निकटवर्ती कार्बन पर ही दूसरा हेलोजन है, अर्थात इसमें एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन। इसमें पहले हेलोजन एटम जहां जुड़े थे उसके निकटवर्ती पर दूसरा हेलोजन जुड़ा है। इसके अंदर टर्मिनल सिरे पे जुड़े हैं, अंतिम सिरे पे जुड़ा है। एक कार्बन की लंबी चेन है, उसमें एक जुड़ा है हेलोजन पहले कार्बन पर और एक कहां जुड़ा है? अंतिम सिरे पे जुड़ा है हेलोजन। और चौथे में बात है, न तो एक कार्बन पर है, न निकटवर्ती कार्बन पर है, न अंतिम सिरे पर है, चौथा अलग ही है। चौथा अलग क्या हो गया? इसमें न तो टर्मिनल सिरे पे आया, अंतिम सिरे पे आया, एक पर भी नहीं आया, निकटवर्ती पर भी नहीं आया। तो इनके नाम क्या बन रखे हैं? यदि हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हैं तो उस स्थिति को कहते हैं जेम स्थिति या जेमिनल डाई हेलाइड। क्या कहते हैं? जेमिनल डाई हेलाइड, जेम कह देते हैं शॉर्ट में। विच डाई, दूसरा जेम कह देते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि जेम कह देते हैं, जेम। ये जेम के उदाहरण हो गए यहां पर।
तक आप कह सकते हो कि दोनों कार्बन है, वे एक ही कार्बन पर जाम है। अरे नाम लेवा आपने भाषा में कि एक ही कार्बन पर जाम है, तो नाम क्या हो गया? जेम। दूसरी बात कि यदि हेलोजन एटम जिस कार्बन पे जुड़ा है उसके निकटवर्ती कार्बन पर ही दूसरा हेलोजन एटम जुड़ा है तो उसे कहते हैं विस पोजीशन, विस डाइलाइट। तो हम कह सकते हैं यहां पर इसका नाम हो गया विसिनल डाइलाइट, विस डाइलाइट शॉर्ट में हम कह सकते हैं यहां पर विस डाइलाइट। तो जेम के मतलब हो गया एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम जुड़े हैं। नंबर 2, विसिनल का मतलब जिस कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़ा है उसके निकटवर्ती पर हेलोजन हो तो इस पोजीशन होती है। इस पोजीशन का नाम दिया है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, ये अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड है। अंतिम सिरे की स्थिति अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोलते हैं ना, उसके अंदर अनुसार इसमें वैसे देखो तो अल्फा बीटा गामा ही हुआ, पर यहां पर क्या कर दिया, साथ में बोल दिया अल्फा, यहां पर इसे बोल दिया कि अंतिम सिरे की बात होगी तो क्या हो गया अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। और इसे बोलते हैं क्रॉस या मिश्रित, क्रॉस या मिश्रित डाइहेलाइड। तो ध्यान देना, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने जो बात की है वो बात क्या है कि हेलोजन संख्या के आधार पर एक हो तो मोनो हेलाइड, दो हो तो डाइहेलाइड, तीन हो तो ट्राइहेलाइड, चार हो तो टेट्राहेलाइड जैसे CCl4, और चार से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो पॉली में चले जाते हैं। सही है। इन केस ऑफ डाइहेलाइड, डाइहेलाइड में एक दिमाग में पॉइंट रखना है कि अगर हेलोजन दोनों एक ही कार्बन पर तो जेम होगा। अगर दोनों हेलोजन में एक हेलोजन जहां लगा उसके निकटवर्ती पर दूसरा हेलोजन है तो वो होगा विसिनल। और नंबर 3, अगर अंतिम सिरे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे पर दो हेलोजन लगे हैं तो बोलते हैं अल्फा ओमेगा। और नंबर 4 कौन सा हो गया, क्रॉस या मिश्रित डाइहेलाइड, जिनमें तीनों ये बातें नहीं होती, ना तो एक पर, ना निकटवर्ती पर, ना अंतिम सिरे पर, तो क्रॉस या मिश्रित। अब अगली बात है जो वर्गीकरण की है वो वर्गीकरण क्या है, हेलोजन एटम में जो जुड़ रहा है किस कार्बन पे जुड़ रहा है, तो CH आपन में हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन पे जुड़ रहा है उस कार्बन के संकरण के आधार पर। समझना। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि हेलोजन एटम जुड़ता है कार्बन से, तो कार्बन में स्थितियां होती है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। 11th क्लास के अंदर रासायनिक आबंधन आणविक संरचना में पढ़ी थी अपने बात कि सिंगल बॉन्ड होता है sp3 संकरण, डबल बॉन्ड होता है sp2 संकरण, और ट्रिपल बॉन्ड की जब बात आती है तो sp संकरण। तो हेलोजन एटम जुड़ रहा है उसका संकरण कौन सा है, sp3 है, sp2 है या sp है। तो नेक्स्ट जो सी वर्गीकरण है सी क्लास का, CX आपन में, CX आपन में, CX आपन में का हेलोजन परमाणु CX आपन में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन पर संयोग कर रहा है उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर ये अपन को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना है। देखो जो भी आज जनरल मैंने इंट्रोडक्शन दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में 11th और 12th दोनों के संदर्भ में, और 12th का मैंने टॉपिक रनिंग में लिया है, आपको कैसा लगे, कोई आपको मुझे सजेशन देना है, साथीगण द्वारा सजेशन दें ताकि अपन और भी मैं भी इस फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं। और आपसे ये है कि वीडियो देखने के बाद शेयर और लाइक का बटन, सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।